2023 के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने एसआईपी को स्टार्ट किए होंगे। आज 9 महीने बीत चुके हैं इस पूरे 2023 में, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले होंगे, अगले महीने में स्टार्ट करेंगे या इस साल के लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ऐसे बहुत सारे बिगिनर हैं जिनको ये आइडिया नहीं है कि आखिर में एसआईपी करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो आज हम इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि आखिर में वो कौन से आसान तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एसआईपी को बहुत ही बेस्ट वे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर आप इन 7 पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही क्विट करके चले जाते हैं वीडियो को, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर में एसआईपी करने का सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहला पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अपने रिस्क को जरूर एक बार देखिए। अगर आप रिस्क को ही नहीं देख रहे हैं, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आखिर में मैं कितना रिस्क ले रहा हूं, मैं कहां पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, कितने साल के लिए कर रहा हूं, या मेरी एज कितनी है, अगर आपकी एज 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको अपने रिस्क के बारे में अच्छे से पता होगा तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे, और आपको ये पता होगा कि मैं अगर इतने अमाउंट से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये अमाउंट कितने दिन तक चलने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टार्ट तो कर लेते हैं बट बहुत दिन तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास अमाउंट ही नहीं होता है। तो रिस्क टॉलरेंस को जरूर एक बार देखिए अपने इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के हिसाब से, मतलब कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी एज कितनी है, सारी चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आपको अपना एसआईपी स्टार्ट करना है। दूसरा पॉइंट है सेलेक्ट राइट म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड चूज करते हैं केवल पिछले साल का रिटर्न देख के। ऐसा आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की, या किसी से सुन के करते हैं, मतलब कोई उनको बोल दिया कि इस म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, वो आंख बंद करके वहां पे पैसे लगा देंगे। आपको ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल बनाना है। अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाइए कि मेरे को कितने साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है और किसके लिए पैसे इन्वेस्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पैसे किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर। क्योंकि अगर आपको किसके लिए पता नहीं है ना, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आ ही नहीं पाएंगे। तो आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट करिए, उसके बाद म्यूचुअल फंड चूज करिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो, जो भी आप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं उसमें म्यूचुअल फंड आप चूज कर रहे हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम है तभी उस म्यूचुअल फंड में आप जाइए, अगर ज्यादा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके फंड मैनेजर, जो उसके फंड मैनेजर होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करेंगे, जो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को, मतलब वो कितने साल पुराने हैं, क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितने साल से उस फंड में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जाके आपको कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करना है और उसमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तीसरा पॉइंट है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जरूर एक बार डिटरमाइन करिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कम से स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर मैं कितने से स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कैपेबल होते हैं 1000 रुपए से स्टार्ट करने का, बट वो स्टार्ट कर लेते हैं 5000 रुपए से, क्योंकि उनके पास अभी पैसे होते हैं, और जब ये पैसा खत्म हो जाता है तो वो 1000 का भी एसआईपी नहीं कर पाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर में मैं कितने से स्टार्ट करूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, ये आपको पहले पता करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको बढ़ाना ही है तो आप हर साल बढ़ाइए 10% के हिसाब से। मतलब अगर एक साल में आप मान के चलिए 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगले साल से आप 1100 रुपए इन्वेस्ट करिए, फिर उसके अगले साल 10% बढ़ा दीजिए। ऐसे भी बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पहले ही ज्यादा अमाउंट ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। चौथा पॉइंट है सेटअप योर ऑटो डेबिट, मतलब कि जो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी होती है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पे ऑटो डेबिट का ऑप्शन दिख जाता है, मतलब आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा आपके दिए हुए डेट के दिन। मतलब कि आपने मान के चलिए 1 तारीख को आपको पैसे इन्वेस्ट करने, तो 1 तारीख को सुबह ही आपके बैंक से पैसा कट जाएगा, अगर आपने ऑटो डेबिट वाली फैसिलिटी ऑन करके रखी हुई है तो। पांचवा पॉइंट है टैक्स प्लानिंग। टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, आप में से भी बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिनको टैक्स के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होता है। वो केवल पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी की बात सुन के, वो रिसर्च बिल्कुल नहीं करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 2 तरह के टैक्स अप्लाई होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म में आपको 10% पे करना होता है, शॉर्ट टर्म में आपको 15% पे करना होता है। 10% वाला जो लॉन्ग टर्म वाला है, अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तभी आपको वहां पे करना पड़ेगा। तो टैक्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ईएलएसएस फंड में जा सकते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आपको यहाँ पे 1.5 लाख, मतलब कि 1,50,000 अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो उसके बाद से टैक्स लगना स्टार्ट होगा। मतलब कि 1.5 लाख से बाद आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, 1.5 लाख प्रॉफिट होगा उसके बाद से। नहीं तो अगर आपका 1.5 लाख से कम का प्रॉफिट है तो वो आपके जेब में आएगा बिना किसी टैक्स को पे किए हुए। तो ईएलएसएस फंड का ये सबसे बड़ा फायदा होता है।
तो टैक्स को जरूर एक बार देखिए। अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप ELSS फंड में जा सकते हैं, नहीं तो आपके लिए सारे फंड अवेलेबल हैं। छठवां पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोग होते हैं हमारे में से जो कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं करते। उनको कितना भी बोल लो वो डाइवर्सिफाई करेंगे ही नहीं। वो एक ही म्यूचुअल फंड में भले ही 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे, बट वो कभी भी एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड चूज ही नहीं करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। हाँ, आपको मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप 10 म्यूचुअल फंड लेके बैठ जाइए, आपको ये भी नहीं करना है। आप कम से कम 2 से 3 म्यूचुअल फंड रखिए अपने पास, जो कि अलग अलग फंड होना चाहिए। मतलब इक्विटी फंड में कुछ पैसे डाल दीजिए, कुछ पैसे आप डेट फंड में डाल दीजिए, कुछ पैसे को आप हाइब्रिड फंड में डाल दीजिए। ऐसे करके आप अपने रिस्क को बांट देंगे, मतलब आपका रिस्क बहुत टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अगर तीनों में आपको अच्छा रिटर्न मिल गया तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू अगर आपने एक में पैसे डाले। क्योंकि एक वाला, अगर मान के चलिए आपने किसी भी एक म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, अगर उस फंड की वैल्यू डाउन होती है, अगर वो फंड किसी दिन भी गिरता है, तो आपके सारे पैसे वहां पे गिर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने इस पॉइंट को फॉलो नहीं किया तो ऊपर के 6 पॉइंट कुछ नहीं कर पाएंगे आपके। तो स्टे डिसिप्लिन। आपको यहाँ पे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपने आप में। यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर मार्केट कभी डाउन हो गया, कभी ऊपर चला गया, आपको मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जब तक आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मार्केट का काम है, कभी वो ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। मतलब कि मार्केट में वोलेटिलिटी आती रहती है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना है जितने टाइम तक आपने फाइनेंशियल गोल अपना सेट करके रखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SIP करने के सबसे आसान तरीके क्या क्या होते हैं। और अगर आप इन 7 पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको आज गारंटी देता हूं कि आपको आज के बाद कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है SIP के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा और आपको अच्छे तरीके से आगे के लिए बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।